ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारा कल जो हमारा टॉपिक था पद परिचय, उसको संज्ञा हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 132। पेज नंबर 132। संज्ञा हमारा हो चुका है वीएन यशवर्धना। संज्ञा हो चुका है। आज हम लोग लेंगे लिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेते हैं लिंग। आज जो है लिंग है, तो लिंग में आप लोगों ने सीखा होगा संस्कृत में पहले आपके कितने लिंग होते थे? 3 लिंग होते थे। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग और तीसरा होता था नपुंसकलिंग। ठीक है, लेकिन जब आप हिंदी में आते हैं और जब व्याकरण वाला पाठ पढ़ते हैं, यही से उड़ा के देखिए क्या करते हैं। तो जो व्याकरण वाला जब पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आपके 2 ही लिंग आते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, इसके अलावा तीसरे लिंग की बात यहाँ पर नहीं होती है। तो देखिए आप लोग, लिंग जब है यहाँ पर, तो लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। चिन्ह या पहचान का साधन क्या है कि या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगा। ठीक है, फिर उसके बाद शब्द में जिस रूप में यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। क्योंकि आप पहले ही संस्कृत वगैरह में पढ़ चुके हो तो इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, घोड़ा आदि। मतलब बालक के साथ सीधा घोड़ा, लड़के घोड़ा होते हैं। ठीक है, और देखो स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे चिड़िया, लड़कियों के साथ क्या लगा है? चिड़िया। ठीक है, बालिका और गाय, और लड़के घोड़ा, बंदर। Ma'am, your voice is not clear. बेटा मैं जोर से नहीं पढ़ा सकती, दूसरी भी क्लास चल रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग भी अब ध्यान दो, क्योंकि दूसरी क्लासेस चल रही है तो मैं बहुत जोर जोर से नहीं पढ़ा सकती। अब इसके बाद आता है वचन। इसके बाद आता है वचन। वचन क्या है? वचन है शब्द के जिस रूप में उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अब आपने संस्कृत में भी 3 वचन पढ़े थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। या तो वो एक होता है, ठीक है, या उसकी जो संख्या होती है 2 होती है, और 2 से अधिक वाले कितने होते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक या उससे अनेक, ठीक है, 2 की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक वचन होगा या बहुवचन होगा। ठीक है, अब ये क्लियर है आप लोगों को, एक वचन बहुवचन। ठीक है, अब इसके बाद आता है कारक। कारक भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कर्ता ने, करण से। ठीक है, संपदान के लिए कारक का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा योगदान देने वाला। क्रिया क्या मतलब? जो भी काम किया जा रहा है उसका जो साथ देता है। जैसे जैसे वंशिका फर्स्ट आ रही है, ठीक है, जैसे रुंझुन फर्स्ट आ रही है, लेकिन उसका साथ कौन देता है घर पे? उसकी मम्मा। ठीक है, उसके पापा। किस तरीके से देते हैं उनके पापा मम्मा? कि उनकी जो भी चीजें उनको चाहिए वो पढ़ाई करने के लिए, वो उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो उनको देते हैं। ठीक है, तो जो साथ देते हैं कर्ता का, ठीक है, वो होता है हमारा जो करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने के योगदान देने वाला। क्रिया को पूरा करने के लिए योगदान देने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ किया जाए उसे कारक कहते हैं। सब लोग अपनी बुक में ध्यान देंगे। ठीक है, अब संज्ञा सर्वनाम आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको तो पता भी है। ठीक है, तो उसमें जो वाक्य क्रिया के साथ आना चाहिए उसे कारक कहते हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्दों को क्रिया के संबंध विभिन्न कारक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, जैसे राम ने कुत्ते को डंडे से मारा। अब ये हिंदी में पता नहीं क्यों ये राम और श्याम जैसे शब्द ही क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर है जैसे राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, तो यहाँ पर कारक कितने हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, और इस वाक्य में 3 कारकों का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में 3 कारकों का प्रयोग है। जैसे राम ने कर्ता कारक,
राम ने कर्ता कारक, कुत्ते को कर्म कारक और डंडे से करण कारक। तो आपने कारक पढ़े थे आई थिंक क्लास 8 में। क्लास 8 में कारक पढ़े थे आप लोगों ने, मुझे इतना पता है। उसमें आपका कर्ता कर्म ये सब संपदान ये सब आपको पता होगा। और कुछ के मुंह से लग रहा है कि याद ही नहीं है, क्या बात कर रही है मैम आप? वो तो हमने रट के कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर है आपके कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला हमने लिया लिंग, फिर उसके बाद हमने दूसरा क्या लिया, वचन, है ना। उसके बाद लिया हमने वचन, उसके बाद लिया हमने कारक। कारक, अब कारक के होते हैं 8 प्रकार। इतना मैं आप सबको बता दूं, जो आप लोग की कॉपीज आई हैं, एक तो सबकी नहीं आई है पहली चीज, और दूसरी चीज इतनी खराब राइटिंग। आप लोग क्लास 10 में पहुंच चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे इंक में डुबो के चीटी को छोड़ दिया, चलो चीटी अब जितना चल सकती हो तो। ठीक है, तो अपनी अपनी राइटिंग सुधार लो, अभी भी समय है क्लास 12 में जाने के लिए। तुम तो यहीं से मोरे हो, समझे? Ma'am, I also. अमृतांश, Ma'am, I also. नहीं नहीं, तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत अच्छी है। कुछ बच्चों की बहुत ही हाँ अच्छी है, मुझे कुछ के नाम पता है, मैं उनके नाम अभी मैं ऑनलाइन नहीं बताऊंगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं बस इतनी खराब राइटिंग कि मुझे उसमें एकदम ऐसे करके देखना पड़ा कि लिखा क्या है, ये कहना क्या चाहता है। ठीक, कहीं पूर्ण विराम कहीं है, प्रश्न चिन्ह कहीं है, मतलब लिख दिया है। और ना तो पता है कैसा है, ना लिखा हुआ है तुम लोगों को, नया ना लिखने का नया तरीका सीखो। ये ना है, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ नहीं पा रही थी कि जा है, पहले मैं ये चामक, चामक मैंने ये चामक क्या होता है, नामक होता है। फिर मैंने इसको ऐसे किया तो मुझे समझ में, अच्छा ये तो ना है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप कैसे शब्द को, अपने शब्द को किस तरीके से लिख रहे हैं। अच्छा, हम इस पे आते हैं। ठीक है, नंबर 1 है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। किस किस के पास बुक नहीं है, हाथ उठाओ, किस किस के पास बुक नहीं है अभी? 1 2 3, ठीक है। कृष्णा है बुक? ओके, तो पहला कारक कौन सा है कर्ता कारक, दूसरा कारक कर्म कारक, तीसरा कारक करण कारक। यस, वेरी गुड। हाँ, फिर उसके बाद आपका छठा कारक कौन सा है? ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन वाला बच्चों से पूछ लिया, छठा कारक कौन सा है? संबंध कारक। वेरी गुड, संबंध कारक। फिर सातवां कारक आपका, यूसुफ टेल मी, यूसुफ हो क्लास में? यस बच्चे, सातवां कौन सा है? संबंध का आता है। हैं? Ma'am, can I tell? यस अमृतांश, अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण कारक, वेरी गुड। उसके बाद बिलाल हो बेटा क्लास में? अमार, यस प्रशंसा, आठवां कौन सा है? यस। अब आपके यहाँ पर 8 कारक हो गए हैं, ठीक है। अब इनके अंतर्गत क्या आता है ये आप लोगों को पता है, जैसे कर्ता ने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर कुत्ते को में आता है कर्म से, कर्म में कुत्ते को, फिर इस तरीके से आपका यहाँ पर कर्ता कर्म से सारे आते हैं। फिर उसके बाद आ गया आपका सर्वनाम, फिर आता है आपका सर्वनाम। नींद आ रही है बेटा? यहाँ आके खड़े हो जाओ, अच्छी नींद आएगी। ठीक, अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम में आता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वो 6 प्रकार के होते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका पद परिचय आता है तो हो सकता है इसमें से भी आपके छोटे प्रश्न आ जाए। जैसे यहाँ हम पूछ रहे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं या कारक के कितने भेद माने जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे पूछ लिया हमने सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को ये चीज भी ध्यान रखना है कि सर्वनाम सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर पेज नंबर है 148। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको पहले शब्द की परिभाषा भी पता होनी चाहिए और पद की परिभाषा भी पता होनी चाहिए, तभी आप उसका अंतर बता सकते हैं। ठीक है, स्टैंड अप। शब्द किसे कहते हैं, कल ही मैंने समझाया था। बताओ, बुक नहीं ले सकते किसी की, आप किसी की कोई चीज नहीं ले सकते। ऐसा दिखाएगा, इसलिए कहते हो क्लास में ध्यान दे लो। नहीं मालूम, बैठ जाओ। कौन बताएगा शब्द किसे कहते हैं, कोई एक। वंश का तुम नहीं बताओ। अभी ऑफलाइन क्लास में सबसे पूछ रही, कौन बताएगा शब्द किसे कहते हैं। अंकुर पढ़ो बेटा, जल्दी से पढ़ जाता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग क्लास में पहले ध्यान दे लें, जिससे आप लोग उसका आंसर दे पाए। ठीक है, अब इसके बाद आपका सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब है आपका सर्वनाम। इसके होते हैं 6 भेद। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए किया जाता है। बोलने वाले जैसे मैं, ठीक है, सुनने वाले जैसे आप, और तीसरा है यहाँ पर अन्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष वक्ता अर्थात बोलने वाला, जिसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए। वक्ता कौन है इस टाइम, मैं। ठीक है, तो मैं कौन से उसमें होंगी, पुरुष में, उत्तम पुरुष में। फिर उसके बाद आता है आपका मध्यम पुरुष। वक्ता द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा। तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो क्या हुआ यहाँ पर, आप लोग कौन से उसमें आए, मध्यम पुरुष में। अब इसके बाद आता है अन्य पुरुष। वक्ता या श्रोता से भिन्न अनुपस्थित अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसका, आदि। जैसे बाहर गाड़ियां चल रही हैं, वो रिक्शा वाला सो रहा है, तो वो क्या हुआ, अन्य पुरुष। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। फिर इसमें आता है नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु का निश्चय बोध कराए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु का निश्चित बोध ना कराए, ठीक है, ना कराए, इसको ध्यान रखिएगा, एक्सक्यूज मी, जो नहीं कराते बोध उनको अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे, सॉरी मैं निश्चयवाचक पढ़ा रही थी ना, आई एम सॉरी। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी पेंसिल है, वह मेरी किताब है। तो ये निश्चित आपको पता है कि वो मेरी किताब है, क्यों है, वो मेरी पेंसिल है, क्यों है, क्योंकि वो मैंने खरीदी थी, वो मुझे पता है वो मेरी पेंसिल है। बुक क्यों है मेरी, क्योंकि उसमें मेरा नाम लिखा है। अगर कोई पूछे कि बुक तुम्हारी है कैसे पता, तो उसमें मेरा नाम लिखा है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई आपकी बुक हो, कॉपी हो, तो उस पर आपका नाम होना क्या आवश्यक है, कोई और कह दे मेरी कॉपी, मेरी बुक है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा निश्चितवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु का निश्चित बोध ना कराए उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे दाल में कुछ पड़ गया, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो हमें नहीं पता कि दाल में कंकड़ है या कोई कीड़ा गिर गया है आके, ठीक है, तो हमारा अनिश्चयवाचक हो कि हमें नहीं पता है कि उसमें क्या गिरा है दाल में। और दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई जानवर भी हो सकता है, कोई अंकल भी हो सकते हैं, कोई आंटी भी हो सकते हैं, मतलब हमें पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन हाँ कोई खड़ा है ये पता है, तो क्या हुआ, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। अब आता है यहाँ पर
संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा करोगे, जो ईमानदार होता है वह हर जगह सम्मान पाता है। ठीक है, जैसा करोगे वो भरोगे। तुम्हें बहुत ईमानदारी कृष्णा, हम तुम्हें फल फ्रूट से भरेंगे, तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे मतलब है कि जो परिश्रम करता है वही आगे उसको उसका फल मिलता है, वो अच्छी पोजीशन लेके आता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर उसके बाद है जो ईमानदार होता है वह हर जगह सम्मान पाता है। क्यों पाता है भाई ईमानदार? क्योंकि वो सच बोलता है, उस पर सब यकीन करते हैं। जो क्लास में आपका होगा बच्चा जिसपे सबको यकीन होगा कि ये जो बोलेगा सही बात करेगा, ठीक है, तो वो जब भी कोई बात करेगा तो सब उसकी बात को सुनेंगे। या तो तुम मस्त लगा लो या अपना तुम जमाइया ला लो मेरे सामने। ठीक है, तो वहां पे बताया गया है कि जो ईमानदार होता है वह हर जगह सम्मान पाता है। फिर उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न का बोध जो कराए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? बृहस्पतिवार के दिन आप क्या खाते हैं? हमारे यहाँ इंडिया में ये भी बहुत होता है कि हम थर्सडे को ये नहीं खाते हैं, हम सैटरडे को ये नहीं खाते हैं। ठीक है, ये होता है, सबका अपने अपने कस्टम है जो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है दरवाजे पर कौन खड़ा है, बृहस्पतिवार में आप क्या खाते हैं, उनके साथ कौन गया। तो ये हमारे आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज शब्द का अर्थ होता है अपना। निज शब्द का अर्थ क्या होता है? अपना। जैसे ये मेरी निजी चीज है, ये मेरी निजी संपत्ति है, मतलब मेरी अपनी संपत्ति। तो निज का अर्थ होता है अपना। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वो निज सर्वनाम कहते हैं। मैं खुद यह काम करूंगा, भिखारी अपने आप चला गया, मतलब उसका निजी अपना निर्णय था कि भिखारी को हमने कुछ दिया या नहीं दिया, वो अपने आप चला गया, तो उसकी निजी सोच थी। ठीक है, फिर है मैं खुद यह काम करूंगा, तो यहाँ पर हमारे हम निजी तौर पर उसको सोच रहे हैं। ये सबको समझ में आया यहाँ तक? खदीजा, अमर, प्रशंसा, यशस्वी, अनुष्का, यूसुफ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ऑल राइट, देन उसके बाद आपका 138, पेज नंबर 138, विशेषण। फिर आता है आपका विशेषण। अच्छा मुझे ये बताओ इसको कैसे आप लोग बोलते हो? ये जो है ये शब्द जो है इसको क्या आप प्रोनाउंस करते हो? और इसको और इसको ठीक है। अब जब हमें बचपन में सिखाया जाता है कि शीशे वाला श और षटकोण वाला श, ठीक है, तो ये जो पहला वाला है वो है शीशे वाला श और दूसरा है क्या? ये है शीशे वाला श और दूसरा है षटकोण वाला श। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपने इसको लिख दिया इस तरीके से तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये नहीं है विशेषण, पहले आपका आता है शीशे वाला श और दूसरा है आपका षटकोण वाला श। तो इस चीज को, इन मात्राओं को ध्यान में रख के आप लोग लिखेंगे, ध्यान में रखिए। ठीक है, अब है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेष्य विशेषण आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे सुंदर लड़की खड़ी है, अहंकारी रावण मारा गया, तो इसमें जो है यहाँ पर उसकी विशेषता को बताया गया है कि लड़की है लेकिन वो सुंदर है, तो ये उसकी विशेषता है।
ठीक है। और यहाँ पर अहंकारी रावण मारा गया तो वो उसकी क्या थी विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि वो अहंकारी थे। यहाँ पर ये नहीं लिखा रावण मारा गया, ठीक है, अहंकारी रावण मारा गया, उसकी एक ये भी विशेषता थी। अब आता है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? अंकुर बताओ बेटा। यस, यस, पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिणामवाचक, फिर है संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक। मैं आप सब बच्चों को ये चीज बता दूं क्योंकि अभी क्लास में हो तो थोड़ी थोड़ी देर में अपना मास्क थोड़ा सा नीचे करके अच्छे से ऑक्सीजन लेते रहना, देन मास्क अपना ऊपर कर लेना। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, इतनी देर तक लगातार मास्क लगाए रखना भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में अपना मास्क आप लोग अपनी सांस आराम से लेके थोड़ा सा सही फील जब होने लगे देन आप उसको लगा लेना। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, अब इसमें है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं वह गुणवाचक, मतलब उसके गुण को बताते हैं कि वो किस तरीके की चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं परिणामवाचक। जैसे उसमें गुणवाचक में देखिए रंजना ने सुंदर रचना की। सुंदर रचना मतलब उसने एक अच्छी कविता लिखी या तो उसने लेख लिखा तो उसने सुंदर लेख लिखा। फिर परिश्रमी बच्चे सदैव प्रसन्न रहते हैं, हैं? सच में परिश्रमी बच्चे सदैव प्रसन्न रहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है परिणामवाचक। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की परिणाम संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। कौन बताएगा परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा? परिणामवाचक विशेषण नहीं, अनुष्का तुम नहीं बताओगे, प्रशंसा तुम नहीं बताओगे, अमृतांश तुम नहीं बताओगे और यूसुफ तुम भी नहीं बताओगे। यस, ठीक है। इसके अलावा कौन बताएगा? खदीजा खान, यशस्वी, अम्मार हसन बेग, नो वन। यशस्वी बताएंगे। यस बेटा, सिग्नल नहीं मिल रहा होगा ना, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, वो कोई जब कोई क्वेश्चन मैं करती हूँ तो सिग्नल प्रॉब्लम बहुत होती है। यस यशस्वी, आ रही आवाज बेटा? कल तूफान आया था ना, कोई बात, इट्स ओके। हाँ, तो हमारा परिणामवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की परिणाम संबंधी विशेषता बताते हैं वह क्या होते हैं? परिणामवाचक विशेषण। जैसे 4 लीटर पानी, फिर उसके बाद 1 किलो आटा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में होता है विशेषण की संख्या से संबंधित विशेषता बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस मकान में 4 परिवार रहते हैं, यहाँ पर एक संख्या आपको पता चल रही है तो 4 को देखो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है। दूसरा है आपका उसने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया तो दूसरे पे हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पर एक संख्या आपको पता चल रही है कि वो कौन सी जगह पर रहा, जैसे कि उसको कौन सा स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। ये सब कुछ पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप उसके अंदर भी और उसके अंदर भी करते चले जाओ। इतना ज्यादा डीपली ना आपको पूछा जाएगा और ना ही आप लोग को याद है, ठीक है। तो इतना डीपली बस आपको जो मोटे मोटे पॉइंट्स है कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है और इनके भेद कितने होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। क्योंकि आपको जब पद परिचय देना है तो आपको उसका लिंग, वचन, ठीक है, और वो क्या उसका कारक है, ये सब चीजें आपको बतानी होती है। तो ये चीज आपको इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज आपको सबको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है आपका क्रिया। इसके बाद है
क्रिया। अब क्रिया क्या होती है आप लोग के विचार में? क्रिया क्या होती है? बेटा क्रिया के बारे में आप क्या सोचते हो? क्रिया क्या होता होगा? एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ तो क्रिया के बारे में कुछ तो सोचते होगे। काम करना, यस। क्रिया मतलब कुछ करा जा रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जब कुछ हो रहा होता है तो कोई क्रिया हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे उसने खाना खाया, पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ पर क्रिया है, वो कुछ कर रहा है। अब जैसे है यहाँ पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वो अकर्मक क्रिया होती है, जैसे चलना, दौड़ना, सोना, हंसना आदि। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है वो सकर्मक क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना। अब यहाँ पर इसको अकर्मक में बोला गया है चलना, सोना और रोना, हंसना, ये आपका नेचुरल होता है। अगर आपको चोट लगी तो आप रोगे ही रोगे। ठीक है, अब ये बात तो पहले मर्द को कभी दर्द नहीं होता, तो ये तो है नहीं, चोट लगेगी तो रोएंगे ही, फिर सब रोएंगे। ठीक है, हंसना, अगर कोई जोक सुना देगा तो हंसोगे। तो ये क्या हुआ? अकर्मक के अंदर से खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन सकर्मक में क्या है? पढ़ना, लिखना, खाना पीना ये खुद ही नहीं हो जाता, इसमें आपको करना पड़ता है, खाना रखना पड़ता है, उसको निवाला बन के उसको आपके मुंह में डालना पड़ता है, तो वो क्या होती है? वो क्रिया होती है। पढ़ना, पहले आप अपने बैग से बुक निकालोगे, देन उसको पढ़ोगे, वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में अंतर समझ में आ गया? अकर्मक क्रिया जो स्वयं होती है और सकर्मक क्रिया को आपको करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, इनके दिन पूरे हो गए हैं। ठीक है, रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यौगिक क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 समस्त क्रिया और नंबर 4 नाम धातु क्रिया। ठीक है, बुक है ना बेटा? बुक है। यौगिक क्रिया क्या होती है? पढ़ो। इसमें दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं, जैसे वह सो गया। वेरी गुड, यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ आती है, ठीक है, और दोनों मिलकर एक कार्य को संपन्न करती हैं। यस अमृतांश, अमृतांश संयुक्त क्रिया क्या होती है बेटा? अमृतांश, यस मैम, यस मैम। संयुक्त क्रिया क्या होती है बेटा? संयुक्त क्रिया भी दो धातु, मैम संयुक्त क्रिया दो धातुओं के योग से बनती है। जैसे जैसे चल मैम देना, पहले चल देना, आ जाना। यस, तो जो दो धातु होते हैं उनके योग से ये क्रिया बनती है। तुम कल मेरे क्लास में अगर आते हो तो यहाँ बैठोगे, ठीक है? दोनों बातें करने में जुटे पड़े हैं। तो व्हाट टाइम बेटा? 1 घंटा में तुम लोग छोड़ने वाली नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी कौन सी क्रिया पे हम लोग देखो, ये लड़के समस्त क्रिया। समस्त क्रिया, समस्त धातुएं दो क्रिया धातु के योग से बनती है, जैसे वह खाना, वह खा पी नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर दो धातु का है। उसके बाद नाम धातु, इन क्रियाओं में आने वाली धातुएं नाम धातुएं कही जाती हैं, जैसे बात से बतियाना, जैसे बात से बतियाना। ठीक है, उसके बाद आता है काल। काल जो नाम, अब काल मूवी की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये ध्यान रखना। काल क्या है? क्रिया के जिस रूप में उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, ये चीज काल कहलाते हैं। भूतकाल क्या होता है? जो बीत गया। ठीक है, भविष्यत काल जो आने वाला है, और वर्तमान जो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप लोग क्लियर है, इसको ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण। नंबर 8 है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कम, अंदर, बाहर, उतना, अचानक आदि। यस, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे है यहाँ पर बताया है कम, अंदर, बाहर, उतना, अचानक आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक। यस, पहला है यहाँ पर रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, और तीसरा है कालवाचक, और चौथा है परिणामवाचक। जैसा इनके नाम से ही आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत क्या आता होगा। ठीक है, रीतिवाचक के अंतर्गत जिस क्रिया विशेषण शब्द में क्रिया के होने की विधि के बारे में पता चलता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, जैसे बच्चा धीरे धीरे चल रहा है तो ये रीतिवाचक विशेषण होता है। फिर उसके बाद आता है स्थानवाचक, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने में स्थान का बोध कराए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशाल बाहर खड़ा है। फिर उसके बाद है आपका कालवाचक, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने में काल का बोध कराते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रात भर वर्षा होती रही। ठीक है, यहाँ पर एक समय का पता चल रहा है। फिर उसके बाद है परिणामवाचक। परिणामवाचक में जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिणाम या मात्रा का बोध कराए उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी मिठाई मुझे भी दे दो, ये आपका है। अब ये आप लोग खुद पढ़ना है, जैसे विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, ये आप लोग को पढ़ना है और आराम से जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और क्रिया विशेषण की शब्द तालिका ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे स्थानवाचक के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के निकट, के भीतर आदि। फिर है आपका पेज नंबर 142। पेज नंबर 142। कालवाचक में क्या क्या होता है? कालवाचक में होता है के पहले, के पश्चात, के बाद, के उपरांत आदि। फिर आता है आपका दिशावाचक। दिशावाचक में होता है की तरफ, के चारों ओर, के सामने, के आसपास आदि। फिर आता है आपका साधनवाचक, के हाथ, के सहारे, के द्वारा आदि। फिर होता है संग सूचक, के साथ, के संग, के समेत आदि। विरोध सूचक, के प्रतिकूल, के विपरीत, के विरुद्ध आदि। और समतावाचक की तरह, के समान, के अनुसार। और हेतु सूचक, के रहित, के सिवा, के अलावा। ठीक है, उसके बाद समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों के वाक्यांशों के आपस में जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दो समान शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द और, एवं, तथा, अर्थात आदि। ठीक है, ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। इसमें शब्दों के विभाजन को दर्शाने वाले हैं, विरोध दर्शाने वाले हैं, परिणाम बोधक है, फिर संकेत बोधक है, अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द हैं और उद्देश्य बोधक है। इसके बाद है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो शब्द हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि, विस्मय आदि का भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है और इन शब्दों में के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है बेटा? एक पहले स्टैंडिंग लाइन रहती है, देन उसके नीचे ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जब आपने यहाँ पर ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए ऐसे, बाप रे बाप, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, इतना बड़ा सांप, और बोलने का भी तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, हे भगवान, मतलब लंबी सी सांस लेके ये सब बोला जाता है। जैसे हे भगवान हमारी सहायता करो। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है निपात। लास्ट है हमारा निपात।
वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निपात इस तरीके के हैं: ही, भी, तो, तक, मात्र और भर आदि। जैसे विशाल आज ही घर जा रहा है, तो यहाँ पर ही को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। उसके साथ तमन्ना भी जाएगी, तो ये हमारे निपात के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसके जो प्रश्न थे वो करने को दिए थे सबको। इसके जो प्रश्न थे आप लोग आ जाइए 148, पेज नंबर 148। शब्द किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द और पद में क्या अंतर है? फिर नंबर 2 है, पद परिचय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन पदों का परिचय दीजिए। ये आप लोगों को अपनी अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 5, वो आपको बुक पे करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 जो है आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हो, और आपकी प्रैक्टिस के लिए जो इसके पीछे जितनी एक्सरसाइज दी है वो सब आपको बुक में करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको सब बुक में करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो इसका एक्सरसाइज जब करते हैं तो अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक को एक समझ में आ गया हो, दूसरे को दूसरा समझ में आ गया हो, तो जब हेल्प कर रहे हैं तो दोनों आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप लोग करके रखना है। मैं किसी भी दिन आप लोगों से पूछ सकती हूँ इसके क्वेश्चंस को। आप लोग भी बेटा सब लोगों से मैं इसके क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकती हूँ, तो आप लोग को अपनी अपनी एक्सरसाइज को अपनी बुक में करके रखना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, चाहे वो क्लास में फर्स्ट आता हो, चाहे सेकंड आता हो, चाहे वो लास्ट आता हो हमारे क्लास में, लेकिन एक्सरसाइज सबकी होनी चाहिए। सारी सारी एक्सरसाइज कॉपी में नहीं बेटा, बुक में होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी में थर्ड जो बताई है, कॉपी में जो मैंने बोली है क्या है, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। ये आपकी कॉपी में होनी चाहिए, इसके अलावा सारी आपकी बुक में होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी, और एक दूसरे को अगर आप लोग बताओगे, समझाओगे, तो आप लोगों को खुद भी समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मैं आप लोग को बता दूं, कि जब आप दूसरे को समझाते हो चीज अपने लेवल से, तो वो चीज आपको भी याद रहती है और दूसरा भी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। हो सकता है मैं उस लेवल पे आके आपको ना समझा पाऊँ, आप अच्छा समझा दो अपने फ्रेंड को, तो ये चीज ध्यान रखना है, ओके क्लास। तो ये एक्सरसाइज आप सबको करनी है, ओके। बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बेटा। यस बेटा अमृतांश। मैम आप पेरेंट्स से करना कलेक्ट द कॉपीज पे। हाँ, टुडे ओनली, ऑलराइट। 11:30 to 12:30 आई थिंक सो, हाँ, फ्रॉम 9 से, फ्रॉम 9 से ओनली। यस यूसुफ बेटा, मेरे अभी क्लासेस सारे बिजी हैं, इसके बाद भी मेरे क्लासेस हैं, सो मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगी, ओके बच्चे। और मम्मा पापा को प्रॉब्लम होगी मुझे ढूंढने में, क्योंकि मैं दूसरे क्लास में होंगी, इसलिए मैंने आप लोगों को 11 o'clock बुलाया है, ओके। पेरेंट्स को, क्योंकि मैं आपको 9C में ही मिलूंगी, आपके पेरेंट्स को मैं 9C में ही मिलूंगी उसके बाद, ऑलराइट। यस बेटा प्रशंसा। Can I collect my copy tomorrow? ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करना कि पेरेंट्स को ही भेजो, क्योंकि उसके बाद बच्चे अलाउ नहीं है क्लास में, ठीक है। कोशिश करना, अगर हाँ घर में प्रॉब्लम है तो ठीक है, बट कल अगर कलेक्ट करते हो तो टाइम मैं भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी कल के लिए, पहले आज का होने दो, ठीक है, फिर उसके बाद कल का टाइम मैं सेंड कर दूंगी क्लासेस देख के अपने, ऑल राइट। ओके बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम।